Students, I am your tutor and today I am going to start a new session. आज हम बाकी सब छोड़ के जो बेसिक चीजें हैं उस पर ध्यान देंगे और फिर अपनी जो भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। आज हम क्लास 10th की साइंस से शुरू करेंगे, जो कि क्या होती है, बेसिक होती है। क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो हम फिर आगे की क्लासेस को कैसे समझे, मतलब आगे की कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। बहुत ही बेसिक सी है। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो सब कुछ छोड़ के किसके ऊपर होना चाहिए, चैप्टर के नेम के ऊपर। क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये नाम आपने बहुत सुना होगा और केमिस्ट्री में तो सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस ये सब बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन एक ये सब पढ़ाने का मेन आइडिया क्या होता है कि ये जितनी भी चीजें होती है ये एक्चुअली हमारे आसपास ही हो रही होती है। केमिकल रिएक्शन कब देखते हैं हम? केमिकल रिएक्शन जब हम देखते हैं जब कोई केमिकल चेंज होता है। जैसे आपने दो तरह के चेंजेस जरूर पढ़े होंगे अपने साइंस में। एक तो होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। दोनों में अपने डिफरेंसेस होते हैं। एक में केमिकल रिएक्शंस होती है और एक में केमिकल रिएक्शंस नहीं होती। जैसे हम केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे तो आप कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ आप केमिकल चेंजेस को देखते हैं? तो थिंक अबाउट इट। जब भी आप देखते होंगे कि मान लीजिए आपने दूध लिया, आपने मिल्क लिया और उसको आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि क्या होता है कि कहते हैं कि फ्रिज में रख देना चाहिए दूध को टाइम से। क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्योंकि अगर वो रूम टेम्परेचर पर ज्यादा देर तक रहता है तो दूध खराब हो जाता है। हम कहते हैं कि दूध फट गया या फिर अब वो यूज नहीं हो सकता, दूध रहता नहीं है, हम ये कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो दूध के अंदर जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जो भी कंपाउंड वगैरह होता है, उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाती है। किस पे? रूम टेम्परेचर पर कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं दूध के अंदर। इसलिए क्या होता है, उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चेंज होता है। तो ये तो आपने दूध का एग्जाम्पल ले लिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आप नॉर्मली देखते हो कि आपने आयरन लिया है। आयरन को भी हम बहुत देर तक जब बाहर छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें रस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एयर की कांटेक्ट में आ जाता है। तो एयर में जो भी मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ? आयरन के साथ, जिसकी वजह से हमें उसमें भी एक केमिकल चेंज देखने को मिलता है। तो केमिकल चेंज कैसे आता है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से आता है। अभी केमिकल रिएक्शंस कैसे आता है? जब दो चीजें हैं वो आपस में, उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, कोई ना कोई रिएक्शन दे देते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब आगे हम देखते हैं। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ एक मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग को दिखाया गया कि कैसे मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया और फिर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, वो डस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज है, अगर आप अपनी बुक से पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होगा? कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा, कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन आपने देखा, कैसे पता लगाया हमने कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, या फिर हम कहें कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर हम नोटिस करें तो हमें क्या पता चलता है कि इस सब्सटेंस के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है, चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है हमें। अब चेंज इन स्टेट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको कर्ड बनानी होती है तब हम दूध लेते हैं, उसमें जो भी दही डाल देते हैं थोड़ी सी, या फिर जिसे आप जामन कहते हैं। तो फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कुछ घंटों के बाद या फिर एक दिन के बाद भी ऐसा देखते हैं कि क्या होता है कि कर्ड बन जाती है वो। जब आप दूध और कर्ड को देखेंगे तो जो पहले दूध था वो अब कर्ड बन चुका है, मतलब जो पहले लिक्विड था वो सेमी सॉलिड बन चुका है, या फिर सेमी लिक्विड भी आप कह सकते हो। तो क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट चेंज हो गई है, फ्रॉम अ लिक्विड टू सेमी सॉलिड, और सेमी लिक्विड भी कह सकते हो आप। तो चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है आपको, तो वो केमिकल रिएक्शन को शो करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई होगी। सेकेंड है चेंज इन कलर। कलर भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल,
आप कुछ टाइम के लिए, अगर जैसे कि आपने कुछ भी बनाया है, खाना ज्यादातर आप देखते हो, अगर किसी ने खाया नहीं बहुत टाइम तक, वो बाहर छोड़ा हुआ है रूम टेम्परेचर पर, तो हम क्या देखते हैं कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो कुछ और ही थोड़ा सा लाइटिश कलर का हो जाता है। तो आप क्या देखते हो कि उसमें कलर का एक चेंज देखने को मिला। किसकी वजह से होता है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल्स कुछ रिएक्ट कर रहे होंगे जिसकी वजह से क्या होता है, उसका कलर चेंज हो गया। या फिर आप केमिकल रिएक्शंस तो अभी हम पढ़ेंगे ही, केमिस्ट्री में कितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें भी बहुत तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, कलर चेंज हो जाता है उसमें। तो वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का एक इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व होती है। अब आपने बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मान लीजिए कि आप गार्बेज देखते हो कहीं पर फेंका हुआ, तो क्या होता है कुछ टाइम उसमें से स्मेल आती है। स्मेल कैसे आती है? कोई ना कोई गैस निकली होगी, मतलब कोई ना कोई उसमें से गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से हमें स्मेल आने लग जाती है, टॉलरेट भी नहीं होता है। तो वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस को दिखाता है। या फिर कई रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें से हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट हमारा है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जरूर चेंज तो होता ही है, कईयों में हो जाता है चेंज और कईयों में नहीं भी होता है। अब कुछ चीजें वही लेफ्ट ओवर फूड की ले लो, कुछ टाइम तक अगर हम उसे बाहर रखते हैं ना, तो ऐसा नोटिस आपने तो किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन करके देखना कभी। ये भी होता है कि लेफ्ट ओवर फूड को बहुत टाइम तक अगर कोई नोटिस ना करे और फिर बाद में जब उसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाती है, फिर जब हम देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, उसका हॉट सा लगने लग जाता है, हमें ऐसा लगता है कि गरम गरम सा है। तो वो क्या दिखाता है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शंस का इंडिकेटर होता है। तो दीज वर ऑल द इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। वो तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होगी, वो अब हमें जानना है। तो केमिकल इक्वेशन जानने के लिए जो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा अपनी बुक से, या फिर जो आप पढ़ेंगे उसमें हमने क्या देखा होगा कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, तो उस चीज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अब हम कहेंगे कि एक तरीका जिससे कि हम मैग्नीशियम को, मतलब जो हमारा रिएक्शन हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर सके एक तरीके से, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए आप उसी का एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हुआ होगा तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि आपका मैग्नीशियम तो होगा ही, मैग्नीशियम, उसके बाद प्लस वो एयर में बर्न हुआ है। किस में बर्न हुआ है? एयर में। तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, दोनों रिएक्ट करेंगे, मतलब कि दोनों आपस में मिलेंगे या फिर ऐड होंगे एक तरीके से आप समझ लीजिए। और जब ये दोनों मिलेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वाला जो साइड है, जो लेफ्ट में जो दे रखा है, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। द मॉलिक्यूल्स और द substances which are undergoing into the chemical reaction, या फिर which are undergoing chemical reactions to form the final product या फिर final substance, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन में जा रहा है, और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। केमिकल इक्वेशंस को हम कहते हैं द इक्वेशंस और द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस शोइंग द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि हम इस केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसे हम वर्ड इक्वेशंस कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने वर्ड का यूज किया है, वी आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ सिंबल्स इन दिस, इसलिए ये क्या है, ये है एक वर्ड इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन और भी ज्यादा इजी कब बन जाती है, जब हम इंस्टेड ऑफ वर्ड्स सिंबल्स का यूज करें। सिंबल्स आने के लिए बहुत इजी है, आपने बहुत ही मतलब कि आपने अपनी पिछली क्लासेस में पिछले उसमें पढ़ा होगा
पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कुछ कुछ चीजों के सिंबल। मैग्नीशियम का तो आपको पता होगा Mg होता है, और जो एयर में ऑक्सीजन होता है उसको हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट करके अब MgO क्यों बना, MgO2 भी तो हो सकता था ऐड करके, MgO ही क्यों हुआ, तो उसके लिए हम छोटी सी चीज समझेंगे। हमें दोनों का एक तो ये पता होना चाहिए कि दोनों के ऊपर चार्ज कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप यहाँ देख रहे हैं, मैं वहां लिख रही हूँ, देख लेना। जैसे ये Mg है, दोनों को लिख दीजिए पहले, ये Mg है, आप Mg को रिएक्ट करा रहे हैं। O2 नहीं लिखना, सिर्फ एक लिखना है ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास दो O2 है क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन हमें सिर्फ एक ऑक्सीजन का दिखाना है। तो एक ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है, +2 होता है। कितना होता है मैग्नीशियम का चार्ज, +2। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। अब आप देखेंगे यहाँ से हमें +2 से -2 क्योंकि कैंसिल हो रहा है, दोनों जब आपस में करेंगे ऐड तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, MgO। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा, MgO। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें, MgO मिलेगा इंस्टेड ऑफ MgO2। ये बहुत केयरफुल रहना है ये करते वक्त कि आपको O2 नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक ही ऑक्सीजन लिखना है, O2 तो बिल्कुल नहीं लिखना है क्योंकि दो ऑक्सीजन हो जाएंगे फिर। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गई, इक्वेशन हो गई, सॉरी केमिकल इक्वेशन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था, हम आगे और भी चीजें करेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि क्यों जो केमिकल इक्वेशंस है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आपने देखा होगा कि जैसे कि MgO2 है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं आगे, फिर यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ता है थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। तो एक इक्वेशन बैलेंस्ड की होनी चाहिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और मैं आप लोगों से होप करती हूँ कि आप खुद भी किताब को भी पढ़ें, और इस वीडियो को अगर आपको पॉज करके देखना है पॉज करके देख ले, आगे पीछे करके देखना है, कैसे भी देखना है देख लीजिए। और कॉन्सेप्ट मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।